नमस्कार। बीएड सेकेंड ईयर थर्ड पेपर और हम बात कर रहे थे समय सारणी की। समय सारणी की अवधारणा को देखा हमने, आवश्यकता, उद्देश्य, महत्व और लास्ट हम लोगों ने सिद्धांतों को देखा था। आज हम लोग बात करेंगे समय सारणी निर्माण में कठिनाइयाँ कि जब समय सारणी का निर्माण किया जाता है, हमने बात की कि जो प्रधानाचार्य है उसे समय सारणी का निर्माण करते समय सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए जो कि छात्र हित और अध्यापक हित को देखते हुए होने चाहिए। तो वही हम बात कर रहे हैं कि एक प्रधानाध्यापक को जब वो समय सारणी निर्माण करता है तो किन किन समस्याओं या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो समय सारणी निर्माण में कठिनाई है। समय सारणी जब निर्माण होता है समय सारणी का, तो उनमें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, या हम कहें कि कौन कौन सी समस्याएं फेस करनी होती है। तो पहली कठिनाई है अध्यापकों का अभाव। अध्यापकों का अभाव। मतलब कि विद्यालय के अंतर्गत अध्यापकों की कमी होती है, तब समय सारणी में एडजस्टमेंट जो करना होता है, क्योंकि अगर क्लासेस जाना है, अध्यापक कम है, तो एक प्रधानाचार्य एक ही अध्यापक को कितनी बार, मतलब हमने कहा था कि भाई वो जो कालांश है उनकी रिपीट नहीं होनी चाहिए, मतलब बार बार उन्हें कालांश नहीं दिया जाए, बीच में रिक्त कालांश दिया जाए। लेकिन अध्यापकों की जब कमी होती है तो प्रधानाचार्य जितने अध्यापक है उन्हीं से उसे काम लेना है, तो समय सारणी में उनके कालांश लगातार लगा देता है, जिससे कि अध्यापक है वो अरुचि से पढ़ाते हैं या फिर जो उनकी पढ़ाने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। क्योंकि अगर किसी को भी बिना रेस्ट के कोई कार्य दिया जाएगा तो वो कार्य सही तरीके से नहीं हो पाएगा। तो अध्यापकों की कमी के कारण समय सारणी निर्माण करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कहीं कहीं पर तो शिक्षकों की जो विषय नहीं होता है वो विषय भी टीचरों को देना पड़ता है, जिससे कि बहुत ही समस्या उत्पन्न होती है शिक्षण कार्य में। नेक्स्ट कठिनाई है कक्षाओं का अभाव। कक्षाओं का अभाव। अब अध्यापक भी पर्याप्त है, मतलब कि जितने चाहिए उतने अध्यापक हैं। फिर बात करें हम विद्यार्थियों के, विद्यार्थी भी सही स्ट्रेंथ है, लेकिन वहां पर कक्षाओं का अभाव। जो कक्ष बने होते हैं उनकी, क्योंकि कक्षाएं हैं, आप पहली कक्षा को पांचवी कक्षा के साथ तो बैठा नहीं सकते हो, न ही आप तीसरी को चौथी के साथ बैठा सकते हो, क्योंकि जो पाठ्यक्रम बनाया गया है वो सभी कक्षाओं के लिए अलग अलग पाठ्यक्रम होता है। तो सभी कक्षाओं को अलग अलग कक्ष में बैठाकर अलग अलग अध्यापकों द्वारा शिक्षण कार्य करवाया जाता है। लेकिन कई विद्यालयों के अंतर्गत जब कक्षाओं की कमी होती है तो ये समय सारणी का निर्माण करते हुए भी, मतलब कि अध्यापक तो हैं लेकिन बच्चों को बैठाए कहाँ, कक्ष तो है नहीं, तो फिर समय सारणी का निर्माण करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट है भौतिक संसाधनों का अभाव। भौतिक संसाधनों का अभाव। अब जब भौतिक संसाधनों की हम लोग बात करते हैं तो जल की व्यवस्था है, शौचालय संबंधी व्यवस्था है, फिर बिजली संबंधी व्यवस्था है और फर्नीचर की व्यवस्था है। जो भी भौतिक रूप से एक शिक्षण कार्य के लिए जो आवश्यक चीजें हैं उनकी कमी के कारण, उन संसाधनों की कमी के कारण एक प्रधानाचार्य को समय सारणी का निर्माण करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि अगर मान लो बिजली की व्यवस्था सही नहीं है और प्रधानाचार्य को कंप्यूटर का जो क्लास है प्रैक्टिकल का वो लगाना है, लेकिन वहाँ पर बिजली की व्यवस्था है ही नहीं, तो बच्चों को कंप्यूटर
संसाधन होते हैं उनकी कमी के कारण एक प्रधानाचार्य चाहते हुए भी नवीन शिक्षण तकनीकों का प्रयोग अपने विद्यालय में नहीं कर पाता, क्योंकि वहां पर भौतिक संसाधनों का अभाव होता है। नेक्स्ट है विद्यालय में विद्यार्थियों की अधिक संख्या अब हम बात करें विद्यार्थियों की संख्या की। विद्यार्थियों की संख्या क्या है? अधिक है, क्योंकि ये एक प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य है, उसे अध्यापकों को ध्यान रखना पड़ता है, फिर कक्षों का ध्यान रखना पड़ता है, उसके अनुसार ही वो जो विद्यार्थियों के जो सेक्शन बनाए जाते हैं, वर्ग बनाए जाते हैं, उनको वो बना सकता है। क्योंकि विद्यार्थी अधिक है, मान लो उसने A, B, C 3 सेक्शन बना दिए, अधिक विद्यार्थी थे 3 सेक्शन बना दिए, लेकिन अध्यापकों का अभाव है, तो 2 कक्षा में तो टीचर पढ़ाएंगे, एक कक्षा में कौन पढ़ाएगा, इसलिए ये अभाव रहता है, तो समय सारणी में दिक्कत आती है। यदि अगर अध्यापक भी हैं, फिर बात करें हम कक्ष की, तो सेक्शन तो बना दिए लेकिन कक्ष नहीं है, तो 1 को बिठा दिया, 2 को कक्ष बढ़ाया, तीसरी कक्षा कहाँ बैठेगी। तो इस प्रकार विद्यार्थियों की संख्या अधिक होने के कारण अध्यापकों के अंतर्गत भी दिक्कत आती है, मतलब कि जो वर्ग डिसाइड कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो वो भी दिक्कत आती है। और कक्ष नहीं है तब भी अधिक संख्या होने पर ये दिक्कत आती है, मतलब कि ओवरऑल विद्यार्थियों की संख्या अधिक होगी तो वहां पर अध्यापकों की संख्या भी हमें बढ़ानी पड़ेगी और कक्षों की संख्या भी बढ़ानी पड़ेगी, और वो कार्य हो नहीं सकता, क्योंकि जब जितने अध्यापक हमारे पास हैं हमें उसी में बच्चों को पढ़ाना है, शिक्षण कार्य उन्हीं अध्यापकों को सहायता लेते हुए करवाना है, और कक्ष भी हमारे एकदम से बढ़ाए और घटाए नहीं जा सकते, क्योंकि जो कक्ष बने हैं उनमें बनने में समय लगता है, प्रस्ताव भेजा जाता है, फिर वो पास होकर आता है और फिर कक्ष बनाए जाते हैं। तो विद्यार्थियों की संख्या अधिक होने के कारण, और अगर मान लो हम अध्यापक की व्यवस्था नहीं कर सकते, कक्ष की व्यवस्था भी नहीं कर सकते, तो अगर सेक्शन हम लोग एक ही रखते हैं, एक ही सेक्शन में यदि 100 बच्चों को हम पढ़ाएंगे तो क्या बच्चे सही से अध्ययन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। और यदि हम 20 सेक्शन भी बना देते हैं तो फिर हमें अध्यापक की समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो अधिक संख्या होने के कारण हमें 3 प्रकार की कठिनाइयों का सामना विद्यार्थियों की संख्या अधिक होने पर करना पड़ता है। नेक्स्ट है अंशकालीन अध्यापकों की नियुक्ति। अंशकालीन अध्यापकों की नियुक्ति। अब अंशकालीन जो पार्ट टाइम बच्चों को पढ़ाने आते हैं, मतलब कि कहीं कहीं विद्यालयों में ऐसा होता है कि जो जैसे साइंस सब्जेक्ट है ना, साइंस है, इंग्लिश है, इनके अध्यापक मिलना मतलब अध्यापक नहीं होते हैं, या फिर सरकार ऐसे अध्यापकों की नियुक्ति नहीं करती है विद्यालयों में, तो ये कमी पाई जाती है कि वहाँ पर टीचर नहीं होने के कारण जो प्रधानाचार्य है वो अंशकालीन अध्यापक, मतलब कि जब उनका कालांश होता है, जब उनको समय पार्ट टाइम जो टीचर्स काम करते हैं, मतलब कि आए 35 मिनट या 40 मिनट का जो अपना कालांश है उसको लेते हैं, वो चले जाते हैं। तो हम जो पूरे समय के लिए जो अध्यापक रहते हैं उनको तो समय सारणी में कहीं भी एडजस्ट कर लेते हैं कि भाई आज वो टीचर नहीं आया है, ये टीचर फ्री है, तो उनको समायोजन लगाकर वो कालांश दे दिया जाता है। लेकिन जो अंशकालीन अध्यापक हैं, जो कुछ समय के लिए ही आते हैं, अपने समय का कुछ भाग ही विद्यालय को देते हैं शिक्षण कार्य के लिए, तो ऐसे अध्यापकों को प्रधानाध्यापक है वो समय सारणी में कहीं भी समायोजित नहीं कर सकता है। ये सबसे बड़ी समस्या है। यदि विद्यालय में मान लो 2 टीचर हैं और बाकी सारे अंशकालीन टीचर हैं, तो एडजस्टमेंट कहाँ करें? यदि अगर मान लो कभी अंशकालीन अध्यापक भी नहीं आए तो ये अध्यापक वैसे भी बाहर जाता है और अंशकालीन
करवाएंगे। तो ये सबसे बड़ी समस्या रहती है। तो ये देखिए हमने कठिनाइयां, समय सारणी के निर्माण की कठिनाइयां। आज हम एक नया टॉपिक लेते हैं जो कि है हमारा एक या एक दो या बहुअध्यापकीय समय सारणी। इसको क्लियर करते हैं हम लोग। एक यानी जिस विद्यालय में एक ही अध्यापक है, वही प्रिंसिपल है, वही टीचर है। दो अध्यापकों की बात करते हैं तो वहां पर दो टीचर हैं, वही उसमें से एक प्रधानाचार्य मान लो, जो कार्य प्रधानाचार्य से संबंधित कार्य करना है वही करेगा, मिड डे मील से संबंधित कार्य वो भी वही करेगा, और जो बच्चों को पढ़ाने का कार्य है वो भी वो शिक्षक ही करेगा। फिर बहुअध्यापक यानी बहुत सारे अध्यापक, मतलब बहुत सारे बोले तो सभी विषय के लिए अध्यापक वहां पर उपलब्ध होंगे, वो बहुअध्यापकीय विद्यालय होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं कि एक अध्यापक वाली समय सारणी किस प्रकार बनाई जाती है, दो अध्यापक वाली समय सारणी किस प्रकार बनाई जाती है, तीन अध्यापक वाली समय सारणी किस प्रकार बनाई जाती है, और बहुअध्यापकीय समय सारणी किस प्रकार बनाई जाती है। तो आज हम लोग बात करेंगे, क्योंकि जो भारत देश है वो प्रजातांत्रिक शासन है, भारत में लागू है, यानी कि प्रजा के द्वारा चुना गया जो होता है, वही प्रतिनिधि होता है, वही शासन करता है, यानी कि हमारे यहाँ जनता के हिसाब से सारे कार्य चलते हैं। तो यहाँ पर शिक्षा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिक्षा को हमने बहुत ही बड़ा मतलब कि लक्ष्य माना है कि मतलब कि सभी को समान रूप से शिक्षा दी जानी चाहिए, और यहाँ तक कि हमने 6 से जो 14 वर्ष के बालक हैं उनके लिए तो ये प्रावधान कर लिया है कि वो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करेंगे। तो वो उन चीजों को मतलब कि 6 से 14 वर्ष के जो बालक है अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कराने का प्रावधान जो रखा गया है, उसको पूरा करने के लिए सरकार ने गांव-गांव में छोटे-छोटे विद्यालय खुलवा दिए हैं, जिससे कि जो शिक्षा का लक्ष्य हमें प्राप्त करना है वो प्राप्त हो जाए। तो इसलिए समस्या क्या आ रही है कि वहां पर विद्यालय तो मतलब खुलवा दिए गए सरकार द्वारा, लेकिन अध्यापक हैं, कहीं पर एक अध्यापक है, कहीं पर 2 है, कहीं पर 3 है, और कहीं पर अगर देखा जाए तो बहुत सारे अध्यापक उस विद्यालय के अंतर्गत, बहुत सारे मीन्स जो विषय से संबंधित सारे अध्यापक वहां पर है। तो आज हम बात करेंगे एक अध्यापकीय समय सारणी की। एक अध्यापकीय समय सारणी कैसे बनती है वो आज हम लोग बनाकर देखेंगे। तो एक अध्यापकीय समय सारणी का निर्माण हम लोग अभी करते हैं। कक्षा 1 से 5 की जो कक्षा है उसके लिए हम लोग समय सारणी बनाएंगे। यहाँ पर हम लोग कक्षाएं लिखेंगे, यहाँ पर हम कालांश या समय का डिवाइडेशन करेंगे। इन कॉलम के अंदर हम लोग कालांश या जिसे हम समय का विभाजन कह सकते हैं वो करेंगे। यहाँ पर हम लोग कक्षाएं लिखेंगे। तो हम लिख लेते हैं कक्षाएं। मैंने बात पहले कर ली, 1 से 5 कक्षा की बात करेंगे तो यहाँ पर कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5।
मिनट तक, फिर 12:15 से 1 बजे तक का समय, फिर 1 बजे से 1:45 मिनट का समय, 1:45 से 2:15 तक, फिर 2:15 से 3 बजे तक का समय, 3 से 3:45 तक का समय, 3:45 से 4:30 बजे तक का समय, और अंत में 4:30 बजे से 5 बजे तक का, जो कि अंतिम कालांश कहा जाता है। तो इस प्रकार हम लोग समय का डिवाइडेशन करेंगे। अब ये ध्यान रखना है कि हमें एक ही अध्यापक को ध्यान में रखकर इस समय सारणी का निर्माण करना है। मतलब कि अगर पहले कालांश की बात करें तो अगर अध्यापक इस कक्षा में है तो वो 5वीं कक्षा में पहले कालांश में नहीं हो सकता। तो बाकी कक्षाओं में अध्ययन का कार्य किस प्रकार चलेगा, तो वो मॉनिटर द्वारा अध्ययन का कार्य होगा। जो ये मॉनिटर जो कार्य कर रहे हैं ये बड़ी कक्षाओं के बालक होते हैं, और छोटी कक्षाओं में जाकर इन्हें जैसा कहा जाता है वैसा वो पढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो कक्षा 1 में सबसे पहले तो जो 12 से लेकर 12:15 का समय है वो होता है प्रार्थना का समय। मतलब कि इस समय क्या होता है, विद्यालय के अंतर्गत प्रार्थना होती है। प्रार्थना सभी बच्चे कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के सभी बच्चे प्रार्थना में उपस्थित रहते हैं। प्रार्थना में यदि अगर हम बात करें तो कौन कौन से कार्यक्रम आयोजित होते हैं, तो मंत्र से शुरू होता है, मतलब कि गायत्री मंत्र है, फिर प्रार्थना है, फिर वंदे मातरम वगैरह। फिर उसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो वार के हिसाब से कोई बोध कथा हो गई, कोई कहानी है, कोई कविता है, मतलब कि बच्चों द्वारा इन सब चीजों का आयोजन वहाँ पर करवाया जाता है। बोध कथा या फिर बौद्धिक जो होता है वो अध्यापक बारी बारी से विद्यालय में देते हैं। फिर हम बात करें कि प्रथम कालांश की हम बात करते हैं तो मातृभाषा का कालांश होता है ये। मतलब कि मातृभाषा से हम लें, आप बोलेंगे कि मातृभाषा कौन सी लें, तो जहाँ पर जैसे कि हमारे यहाँ पर हिंदी को लिया जाता है, या फिर कहीं कहीं जो इंग्लिश मीडियम स्कूल होती है वहाँ पर इंग्लिश भाषा को लिया जाता है। तो हम यहाँ पर अगर स्थानीय बात करते हैं तो मातृभाषा के रूप में हम हिंदी को लेते हैं। तो मातृभाषा, और जो कक्षा 2 है उसके अंतर्गत भी मातृभाषा का अध्ययन होगा। अध्यापक की बात हम इसके बात करेंगे, पहले हम विषयों की बात कर लेते हैं। तो मातृभाषा, फिर है कक्षा 3 में पर्यावरण, कक्षा 4 में पर्यावरण, और कक्षा 5वीं की अगर हम बात करें तो सुलेख संबंधी। अब हमने पहले ही बात कर ली कि अध्यापक कितने हैं, एक अध्यापक है। तो कक्षा 1 और 2 को एक साथ मतलब कि समायोजित करके बिठाया जाता है। तो मातृभाषा कौन पढ़ाए, किसके द्वारा पढ़ाई जा रही है, तो शिक्षक के द्वारा यहाँ पर पढ़ाई जा रही है। यहाँ पर अगर शिक्षक है तो यहाँ पर क्योंकि साथ में बैठे हैं तो दोनों में शिक्षक होंगे। फिर है यदि हम पर्यावरण की बात करें 3वीं कक्षा की, तो यहाँ पर मॉनिटर द्वारा कक्षा को मॉनिटरिंग किया जाएगा। कक्षा 4 में मॉनिटर, और कक्षा 5वीं की हम बात करेंगे तो यहाँ पर भी एक मॉनिटर नियुक्त होगा। तो ये कार्य सारे मॉनिटरों के द्वारा होंगे। अब देखने से पता चल गया शिक्षक एक ही है, कौन सी कक्षा में है, वो पहली कक्षा में है। और मैंने 2री कक्षा में डॉट डॉट क्यों लगाया है, क्योंकि पहली और ज्यादातर स्कूलों में, ज्यादातर विद्यालयों में पहली और 2री कक्षा को साथ में बैठाया जाता है, समायोजित करके बैठाया जाता है।
मध्यांतरण, मध्यांतर यानी कि जो लंच टाइम है वो लंच टाइम होता है, इस सारांश में मध्यांतर लंच टाइम होता है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट सारांश होता है उसमें परिवेश संबंधी, मतलब कि जो आसपास का वातावरण होता है उससे संबंधित शिक्षा बच्चों को दी जाती है कक्षा पहली और दूसरी की, और इन कक्षाओं में मॉनिटर रहता है। फिर कक्षा तीसरी और चौथी की बात करें तो यहाँ पर अंग्रेजी की कक्षा चलती है, तीसरी और चौथी में, और अंग्रेजी शिक्षक द्वारा दोनों कक्षाओं को बताई जाती है, यानी कि दोनों कक्षाएं समायोजित करके शिक्षक द्वारा इन्हें पढ़ाया जाता है। मतलब कि पहली दूसरी कक्षा साथ में बैठती है और तीसरी चौथी कक्षा भी साथ में बैठती है, तो शिक्षक एक ही कक्षा में अंग्रेजी को पढ़ाता है। फिर जब हम बात करते हैं पांचवी कक्षा की तो यहाँ पर पर्यावरण संबंधी विषय पढ़ाया जाता है, और वो कौन पढ़ाता है? मॉनिटर। अब हम नेक्स्ट सारांश की बात करते हैं तो यहाँ पर गिनती पहाड़े जो कि मॉनिटर द्वारा समझाए जाते हैं बच्चों को या बुलवाए जाते हैं। फिर दूसरी कक्षा साथ में बैठी है तो इसमें भी और मॉनिटर द्वारा। चौथी पांचवी कक्षा की हम बात करें तो यहाँ पर गणित विषय पढ़ाया जाता है, तीसरी चौथी में गणित, और शिक्षक द्वारा इन्हें पढ़ाया जाता है। कक्षा पांचवी की अगर हम बात करते हैं तो कक्षा पांचवी में चौथे क्लास के अंतर्गत अंग्रेजी, मातृभाषा पढ़ाई जाती है, और वो भी मॉनिटर के द्वारा। अब हम नेक्स्ट क्लास की बात करते हैं तो छोटी कक्षाओं में तो खेल कूद संबंधी कार्य होता है, बच्चे बाहर जाकर खेलते हैं, दोनों के अंतर्गत पहली और दूसरी कक्षा में। और तीसरी की बात करें तो यहाँ पर मातृभाषा तीसरी और चौथी के अंतर्गत मातृभाषा दोनों में मातृभाषा, और किसके द्वारा? मॉनिटर के द्वारा पढ़ाई जाती है। और जो अगला कालांश होता है वो इनका भी खेल कूद का होता है। और इसमें पांचवी कक्षा है उसमें अंग्रेजी शिक्षक के द्वारा पढ़ाई जाती है, और अंत में इनका भी खेल कूद का कालांश होता है। तो ये थी एक अध्यापकीय समय सारणी। अब इसमें हमें सिर्फ एक बात का ध्यान रखना होगा कि शिक्षक यदि पहले कालांश में यहाँ है तो वो इन दूसरे से लेकर पांचवी की कक्षाओं में कहीं भी नहीं होना चाहिए। मतलब कि अध्यापक एक है, एक कालांश में वो एक ही कक्षा में उपस्थित होगा, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। ये समय सारणी मैंने आप लोगों को बनवा दी है, ये समय सारणी आप लोगों को अपनी उत्तर पुस्तिका में बनानी है। तो आज का गृह कार्य प्रश्न आप लोगों के लिए यही है। आज का जो गृह कार्य प्रश्न है वो यही है कि एक अध्यापकीय समय सारणी का निर्माण स्थानीय विद्यालयों के आधार पर कीजिए। आपको समय सारणी बनानी है और कक्षा 1 से 5 तक, ठीक है ना? तो कक्षा